अक्सर ख्वाब सच्चे होते हैं। वो इंसान को नींद में उसके भूले हुए माजी बल्कि मुस्तकबल की तस्वीर भी दिखाते हैं। ख्वाब में वो माजी में गुमशुदा अपनी शख्सियत की शनाख्त भी कर सकता है। कुदरत कभी कभी इंसान को ऐसे मौके फराहम करती है, वो उसके लिए कतई गैर इख्तियारी होते हैं और वह अमूमन उनसे उलझनों का शिकार होता है या कभी वो उसके लिए मुसर्रत बख्श भी होते हैं। एक मसला हिंदू मत के अकीदे आवागोन का भी है। उस पर यकीन रखने वाले अपने माजी के बारे में तजस्सुस में रहते हैं। कभी कोई ऋषि मनी या ज्ञानी उन्हें झूठी सच्ची बातें बताता है तो वो उनकी मुताबिकत से खुश भी होते हैं, दिलगीर भी। दूसरी फसल एक ऐसे शख्स की रूदाद है जिसके ख्वाबों ने उसकी जिंदगी अजाब बना डाली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है दूसरी फसल एपिसोड नंबर 10। उस रात के बाद से अब तक नींद की कितने 100 गोलियां वो निगल चुकी। लेमन जूस के कितने 100 गिलास उसकी प्यास बुझाने में नाकाम रहे। काफ़ी की अनगिनत प्यालियां उसके मैदे में उतर चुकी, मगर अंदर का लर्जा कभी कम नहीं हुआ। उसकी रात की शराब का जायका जुबान से कभी महू नहीं हुआ। उस जाम का लमस लीमू से कभी नहीं मिटा। लेकिन मैंने संजोगता से वादा किया था, मैंने डॉक्टर आनंद से वादा किया था, मैंने औलाद से वादा किया था और मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। मैं अब उस कमरे की एक झलक भी नहीं देखना चाहती। मैं इस लान में नर्स के साथ नहीं टहलना चाहती। मैं वो गोलियां नहीं खाना चाहती। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। उसे अपने बेड की निचली दराज की तह में रखी हुई चीज़ का ख्याल आया। वो हरी कशन का रिवाल्वर था। हरी को असले का बड़ा शौक था, जंग की यादगार। हरी ने ही उसे रिवाल्वर इस्तेमाल करना सिखाया था। खुद आशा को तो शोर मचाने वाले हथियारों से नफरत थी। बस वो हरी को खुश करने के लिए दिलचस्पी जाहिर करती थी। उसने हरी को एक छोटे जानवर को शूट करते देखा था। उसे ये याद नहीं कि वो जानवर कौन सा था। बस उस जानवर के सर में होने वाला सुराख याद था और उस सुराख से निकलने वाला खून। उसका जिस्म बुरी तरह लरजने लगा। बोतल से इशारे से बुला रही थी, वही मखसूस बोतल। शेल्फ पर बहुत सी बोतलें थी, मगर उससे जिनकी वही बोतल इशारे करती थी, जिसकी मदद से उसने उस रात हरी के लिए मार्टिनी का आखिरी जाम बनाया था। उसने बोतल को हाथ में थामा और दूसरे हाथ से उसे बड़े प्यार से सहलाया। उस बोतल का लमस उसे बहुत अच्छा लगता था। उसने बोतल का कैप खोला। उस सुराख से सुकून माने शक्ल में बाहर आता है, ख्वाह कुछ देर के लिए ही सही। बहरहाल आदमी को इस बोतल में पनाह मिल सकती है। आदमी उसमें छुपा हो तो कोई उस तक नहीं पहुंच सकता, कोई उसे तलाश नहीं कर सकता। बेगम साहब, उसने पलट कर देखा। उसकी मुलाजमा औला दरवाजे में खड़ी इल्ज़ाम देने वाली नज़रों से उसे देख रही थी। आप ऐसा नहीं कर सकती बेगम साहबा, ये ज़रूरी है औला, लेकिन आपने दीदी से वादा किया था। मैं जानती हूँ, मगर इस वक्त इसकी ज़रूरत है, बस एक। आप इसे रख दें, खाना तैयार है। मैंने बहुत मज़ेदार भिंडी पकाई है आपके लिए। फिर आप दवा खाएं, टीवी देखें और बस औला। आशा तकरीबन रो पड़ी। तुम कुछ नहीं समझती, मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। आपको इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बेगम साहबा, औला ने सख्त लहजे में कहा। आप इसे छोड़ चुकी हैं। बस आपका दिमाग आपको बहका रहा है। अब क्यों फिर इस जंजाल में फंसती हैं? औला, निकल जा यहाँ से, वरना मैं तुझे ख़त्म कर दूँगी। खाना नहीं खाएंगी? अभी आती हूँ, भगवान के लिए बस एक जाम। आशा गड़गड़ाने लगी। औला कमरे से निकल गई। आशा ने जाम उठाकर थोड़ी सी जिन उसमें अंडेली और फौरन ही जाम खाली कर दिया। उसके चेहरे पर ऐसा तासुर था जैसे वो लज्जत की इंतहा को छू रही हो। उसकी आंखें बंद हो गई थी। उसने आंखें खोली तो उसे हरी नजर आया। दीवार पर हर तरफ उसकी तस्वीरें थी। वो हंस रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था। वो उसकी कमर में हाथ डाले खड़ा था। अचानक वो रोने लगी। उसने जाम दोबारा भर लिया। हरी, मेरे महबूब, मेरी जान,
मैंने ऐसा क्यों किया मैंने ये सब? वो बड़बड़ाई, हे भगवान तू बता मैंने ऐसा क्यों किया। रेस्टोरेंट में तरकारी वाकई बहुत लजीज थी। खाने के बाद चाय पीते पीते 9:30 बज गए। अब मुझे घर पहुंचा दो, संजोक्ता ने कहा। जफ़र उसे घर ले आया। रुखसत होते वक्त वो गेट से पलटी। उसकी निगाहों में बुलावे थे। जफ़र ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसके लमस तक में सपुर्दगी थी। वो बहकने लगा, मगर फिर अचानक एहसास जुर्म ने जैसे उसके दिल को मुट्ठी में दबोच लिया। दोनों का रिश्ता। उसने झुककर बड़ी नरमी से संजोक्ता की पेशानी चूम ली। वो जब सीधा हुआ तो उसने उसकी आंखों में हैरत देखी। वो उलझन थी, तौहीन का एहसास नहीं था। थैंक यू ज़फ़र, इट इज़ द वेरी स्वीट। वो बोली, गुड नाइट। फिर वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। वो वहीं खड़ा रहा। उसे खुद से नफरत महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ बेवकूफ़ बनने का एहसास भी सता रहा था। वो होटल वापस पहुंचा तो उसे डॉक्टर मोहन का पैगाम मिला, वापस आते ही मुझे फ़ोन करो। वो जानता था कि डॉक्टर मोहन को ज़िंदगी भर नहीं टाला जा सकता। जल्द या बदेर उसे पूरी सूरत हाल डॉक्टर को बताना होगी। क्यों ना अभी उसे एतमाद में ले लिया जाए। उसने डॉक्टर को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। ओ भगवान! सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर मोहन ने कहा, तो तुम कामयाब हो गए, तुमने उसे ढूंढ निकाला। हाँ, कैसा महसूस कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आता। खौफज़दा हो? हाँ हूँ। तो मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दूंगा। तुम्हारी जगह मैं होता तो मेरा भी यही होशर होता। मुझे यकीन नहीं था ज़फ़रुल इस्लाम कि मिस्टर एक्स एक ही शख्सियत के दो रूप हैं। अच्छा, बहरहाल अब ये सारी बात दुनिया पर बात साबित करनी है। डॉक्टर मोहन की आवाज़ हेजान से लर्ज़ रही थी। चुनाचा हमें उसके लिए अपना लाहे अमल तय कर लेना चाहिए। पहली बात तो ये कि मैं परसों अल्मोड़ पहुंच रहा हूं। फिर हम आशा देवी से मुलाकात करेंगे और तमाम गुफ्तगू टेप होगी। मैं पिछली केस्ट साथ लाऊंगा। उसके अलावा कुछ रिकॉर्ड तुम्हारे बैंक लॉकर में महफूज है। उसकी पेबलिसिटी का अंदाज़ा मैं तय कर चुका हूं। तुम उसकी फ़िक्र मत करो। 1 मिनट डॉक्टर, ज़फ़र ने उसे टोका। क्या बात है? मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं हूँ। क्या मतलब? मैं चाहता हूँ अभी इंतज़ार किया जाए, इतनी तेज़ी ना दिखाई जाए। वो किस लिए? ये समझ लो कि मेरे पास उसकी माकूल वजूहात हैं, ज़ाती वजूहात। लाइन पर तवील खामोशी रही। फिर डॉक्टर मोहन की आवाज़ उभरी। वो वजूहात जो भी हों, जैसी भी हों डॉक्टर ज़फ़र, मैं उनका एहतराम करूँगा, लेकिन हम इंतज़ार के मुतहम्मल नहीं हो सकते, समझे? क्यों? तुम इंसान हो। मौत तुम्हें किसी भी वक्त दबोच सकती है। मौत का वक्त भगवान के सिवा कोई नहीं जानता। आज 1 घंटे बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। तुम्हें हार्ट अटैक भी हो सकता है। ज़िंदगी और मौत के मामले में अमकानात की कोई अहमियत नहीं होती। सेहतमंद आदमी की ज़िंदगी की भी कोई ज़मानत नहीं होती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और तो और आशा देवी की ज़िंदगी भी बहुत अहम हो गई है। सोचो तो, मोहलत कहाँ है? वक्त किसी चीज़ की ज़मानत नहीं देता। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अब भी मोहलत चाहता हूँ। अभी मुझे और बहुत कुछ मालूम करना है, अपने अंदाज में, खुद। भगवान के लिए ज़फ़र, डॉक्टर मोहन चिढ़ गया। क्यों बच्चों जैसी बात कर रहे हो? तुम्हें एक बात पूरी दुनिया को बताना है, और वो बात बहुत अहम है पूरी इंसानियत के लिए। तुम्हारी ज़ाती वजूहात की इसके सामने कोई अहमियत नहीं। ना हो वो मेरे लिए अहम तरीन है। बात तो सुनो, मेरे अल्मोड़ आने में क्या हर्ज? नहीं, अभी नहीं। लाइन पर कुछ देर खामोशी रही। फिर डॉक्टर मोहन ने कहा, ओके ज़फ़र, तुम इंचार्ज हो, फैसला भी तुम ही करोगे। सवाल ये है कि कब ये सब कुछ दुनिया के सामने लाया जाएगा। मैं वक्त आने पर तुम्हें बता दूंगा। ठीक है ज़फ़र। डॉक्टर मोहन के लहजे में कपीदगी थी, लेकिन यह काम जितनी जल्दी हो जाए बेहतर है। ओके डॉक्टर। उसने डॉक्टर से गलत नहीं कहा था। ये मामला जैसे ही पब्लिक के सामने आते, अजीब हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती। उसके बाद उसके लिए मज़ीद हक़ाइक़ जानना मुमकिन ना रहता। शायद उसे कभी भी पता ना चलता अपने बारे में। वो पूरी तरह जानना चाहता था कि वो कौन है, कैसा आदमी है। वो आशा को समझना चाहता था, उसके और अपने ताल्लुकात की गहराई तक पहुंचना चाहता था। जानना चाहता था कि आशा ने उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया। फिर संजोक्ता भी थी और वो उसके बारे में भी सब कुछ जानना चाहता था।
बल्कि सच ये है कि अब उस पूरे मामले में उसकी सोच और उसका तर्ज अमल बदल रहा था। उसने इस सिलसिले में डॉक्टर मोहन को कोई इशारा नहीं दिया था। उसे वक्त चाहिए था, मोहलत दरकार थी। अभी तक वो हरिकिशन के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाया था। उसने संजोगता को उकसाया, लेकिन उसके साथ भी वो एक हद तक आगे जाते हुए डरता था। वो उसे ज़्यादा कुरीदता तो किसी भी वक्त वो पूछ बैठती कि तुम्हें मेरे पिताजी में इतनी दिलचस्पी क्यों है, और ये बात वो उसे बता नहीं सकता था। फिर ये भी था कि संजोगता अपने बाप के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। आशा ने अपने गुफ्तगू से ये तासुर दिया था जैसे हरिकिशन एक बहुत मोहब्बत करने वाला शोहर रहा हो, और जैसे वो अब तक उसका सोग मना रही हो। दीवार पर आवीज़ा तस्वीरें भी उस अमर की गवाही दे रही थी, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। आशा ने हरिकिशन को बड़ी सफाकी से कत्ल किया था। सो अब हरिकिशन को जानने और समझने के लिए उसे इधर उधर से थोड़ी थोड़ी सी मालूमात जमा करनी थी। कोई ऐसा शख्स मिल जाता जो हरिकिशन से करीब रहा हो तो बड़ी आसानी हो जाती। अचानक उसे एक ख्याल सूझा। उसने क्लब फ़ोन किया और क्लब के पर रामचरण से वक़्त तय कर लिया। उसने रामचरण के साथ कुछ देर दलीज खेली, फिर 2 सेट खेले। उन्हें खेलता देखने के लिए अच्छे खासे लोग जमा हो गए। दर हकीकत खेल भी बहुत दिलचस्प हो रहा था। दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे। धूप खासी तेज़ थी, वो पसीने में नहा गए। दोनों ने एक एक सेट जीता था। उसने रामचरण को जूस की दावत दी, जो उसने कबूल कर ली। रामचरण से बातों बातों में पता चला कि दयाल नामी एक शख्स हरिकिशन के ज़माने में असिस्टेंट प्रो रहा था, और अब वो रिटायर्ड हो चुका था, और अल्मोड़ की मेन बाज़ार में उसकी खेलों के सामान की दुकान थी। जफ़र को किसी न किसी तौर हरदयाल तक पहुंचना था, और उसे कोई हीला भी तराशना था, वरना हरदयाल को तजस्सुस ज़रूर होता कि वो हरिकिशन में इतने बरसों के बाद दिलचस्पी क्यों ले रहा है। बिल आखिर वो एक नतीजे पर पहुंच गया। हरदयाल की उम्र 55 और 60 के दरमियान थी। किसी ज़माने में उसका जिस्म कसरती रहा होगा, मगर अब वो बेहद मोटा और भद्दा था। आंखें बताती थी कि वह कसरत से मैनोशी करता है। बहुत अरसा पहले मेरे वालिद यहाँ रहते थे, जफ़र ने बात शुरू की। फिर वो दिल्ली चले गए। हरिकिशन जी मेरे वालिद के बचपन के दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त। अब एक काम के सिलसिले में मेरा यहाँ आना हुआ। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं हरिकिशन जी के बारे में ज़रूर मालूम करना। सब बेकार है, हरदयाल ने कहा। हरिकिशन जी का तो बरसों पहले देहांत हो चुका, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे वालिद हरिकिशन जी के मतलब सब कुछ जानना चाहेंगे। वो कैसे आदमी थे, उनका क्या बना। मेरा ख्याल है कि आप मुझे बहुत कुछ बता सकते हैं। मेरे मतलब किसने बताया तुम्हें? क्लब के इंस्ट्रक्टर कटर रामचरण जी ने। उन्होंने बताया कि आप हरिकिशन जी के असिस्टेंट रह चुके हैं। ज़ाहिर है कि आप उनसे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। हाँ, ये तो है। तो मुझे कुछ बताएं उनके बारे में। हरदयाल के चेहरे पर तनाव नज़र आया। मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, मगर मरे हुए लोगों की बुराई करना मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज़, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसा करें, कहीं चल कर सुकून से बैठते हैं, एक दो ड्रिंक भी हो जाएंगे। हरदयाल की आंखें चमकने लगी, और उसने अपने बेटे को दुकान का ख्याल रखने की हदायत की और जफ़र को लेकर बाहर निकल आया। वो सड़क पार करके एक करीबी बार में जा बैठे। जफ़र ने शराब मंगवाई। तुमने पूछा है तो मैं ज़रूर बताऊंगा, और कोई लगी लिपटी नहीं रखूंगा, हरदयाल ने कहा। हरिकिशन बहुत कमीना आदमी था। जी, ये तो मैंने अपने सीने का बोझ हल्का किया है। आप बताओ, क्या आप भी उसके बारे में जानना चाहते हो? प्लीज़। मुमकिन है अपने लड़कपन में तुम्हारे बाप से दोस्ती के दिनों में वो अच्छा रहा हो, लेकिन मैंने उसका बड़ा ख़राब रूप देखा है। वो यहाँ का खासा मशहूर आदमी रहा। मुख्तलिफ खेलों में बड़ा नाम कमाया उसने। हॉकी भी बहुत अच्छी खेली, लेकिन बुनियादी तौर पर वो टेनिस का खिलाड़ी था, पैदाशी खिलाड़ी था। वो उसके जिस्म में बला की कुव्वत थी, बहुत पावरफुल शुरू करता था। गरीब घर का लड़का था। उसका बाप स्कूल में पढ़ाता था। उसने दीवार को नेट बनाकर टेनिस खेलना शुरू किया। अकेले क्लब के इंस्ट्रक्टर ने एक दिन उसे देखा, उसकी सलाहियतों को भांपा और अपने साथ क्लब ले आया। बस फिर उसका खेल रोज़ बरोज़ चमकता गया। बज़ाहिर तो वह अनाड़ी था, लेकिन दर हकीकत शर्तबाजी करता था। बड़े लोगों से शर्तें लगाकर खेलना और पैसा ईंटता था।
जानबूझ कर चंद गेम, कभी एक सेट हारता और आखिर में जीत कर जेब गर्म कर लेता। हारने वाले खुश होते कि उन्होंने इतने अच्छे खिलाड़ी को फाइट दी है। ये कब की बात है? उसके मैट्रिक पास करने के फौरन बाद की उसने कॉलेज में मी पढ़ा। हाँ, खेल की बुनियाद पर उसे वजीफे के साथ दाखिला मिला था, लेकिन जब शर्तों की बात खुली तो उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। तब वो प्रोपन बन गया और उसकी शोहरत बढ़ने लगी। जाम खाली हो गया था। जफर ने हरदयाल के लिए एक और जाम मंगवा लिया। उसने अपने असिस्टेंट की हैसियत से मुझे खूब नचोड़ा। वो हर वक्त पैसे के पीछे भागने वाला आदमी था। मेरी आधी आमदनी घसीट लेता और अपना एक धेला किसी को नहीं देता था। जब मूड में होता तो उसके अंदर अजीब सी कशिश पैदा हो जाती। ख़ास तौर पर लड़कियों का उसके जादू से बच निकलना नामुमकिन था। खूब लभाता था, उन्हें खूब फंसाता। कई शादीशुदा औरतों को भी घेरा उसने। सीज़न पर बाहर से आने वालियां उसके अलावा थीं। इस मामले में उसकी हवस कभी पूरी ना होती। उसके अलावा उसमें एक और बड़ी खराबी थी, दरिंदगी कहो। वो क्या? औरतों के मामले में वो खासा जालिम और सफाक था। ख़ास तौर पर नशे में होता तो सफाकी बढ़ जाती। सिर्फ अपना दिल खुश करने के लिए वो उनकी मुरम्मत भी कर देता। एक बार तो मामला पुलिस तक पहुंच गया, लेकिन उस वक़्त तक वो अच्छे खासे ताल्लुकात बना चुका था, इसलिए बच निकला। बहरहाल इसमें एज़ा रसानी का रुझान मौजूद था। उसका असर शौक अपनी जगह, लेकिन उसके दोस्त बहुत कम थे। पीने के बाद वो बकवास बहुत करता था, किसी को खातर में नहीं लाता था, किसी की भी तौहीन कर सकता था। लिहाजा बार रूम्स में अक्सर उसके झगड़े हो जाते। हरदयाल कहते कहते रुका। ना जाने क्यों मैं ये सब कुछ सुना रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारे वालिद ये सुनकर खुश तो नहीं हो सकते। छोड़े उसे, मुझे तो ये एक दिलचस्प कहानी लग रही है, जफर ने कहा। हरदयाल अब तीसरा जाम पी रहा था और किसी हद तक नशे में था। मैंने तुम्हें आशा के बारे में तो नहीं बताया। जफर की धड़कनें तेज हो गईं। जी नहीं, उसने बेहद आम से अंदाज में कहा। वो बैंक के चेयरमैन नरेश कुमार की बेटी थी। ये 1940 की बात है। वो उस वक़्त 18-19 साल की होगी। इलाके में उससे हसीन लड़की कोई और नहीं थी। वो क्लब की मेंबरी, वो क्लब आई और हरी से मिली और उस पर मर मिटी। मैं बता चुका हूँ कि हरी को पैसे की बड़ी हवस थी। उसकी तो लॉटरी खुल गई। वो छुप छुप कर मिलते रहे। जानते थे कि अगर नरेश कुमार को पता चल गया तो वो हरी को क्लब से भी निकलवा देगा। मगर फिर एक दिन वो मंदिर गए और फेरे कर लिए। उन्होंने बड़े मियाँ से ना डरने का फैसला कर लिया था। ये भी है कि फेरे होने के बाद कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। बहरहाल क्लब वालों को ये बात पसंद नहीं आई कि उनका एक मामूली मुलाजम उस मुलाजमत की वजह से एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर की बेटी से ब्याह कर ले। उन्होंने हरी को नौकरी से निकाल दिया और मुझे उसकी जगह मुलाजमत दे दी। आशा के बाप ने शुरू में तो उससे ताल्लुक़ तोड़ने की धमकी दी थी, मगर आशा बहरहाल उसकी अकलौती और लाडली बेटी थी। फिर हरी फौज में भर्ती होकर चला गया। वो कितना ही कमीना सही, लेकिन हौसले वाला था। महाज पर बड़ी बेजगरी से लड़ा। वो हिंदुस्तान के उन चंद फौजियों में से था जिन्हें ताजे बरतानिया की तरफ से फौजी एजाज़ मिला। वापस आया तो उसकी बड़ी इज्जत हुई। रुखसत का ही सही, ज़माना तो अंग्रेज़ों का था। वो हीरो बनकर आया तो आशा के बाप को अपना रवैया बदलना पड़ा। उसने हरी को अपने बैंक में मुलाजमत दी। अहद तो छोटा था, ओहदा तो छोटा था, मगर सुना है तनख्वाह बड़ी थी। अगले साल नरेश कुमार का देहांत हो गया। उनकी तमाम दौलत आशा को मिल गई। उन्होंने नया बंगला खरीदा और ठाठ शुरू हो गए। हरी को कार मिल गई और वो उसमें घूमने फिरने लगा। आशा के साथ नहीं, दूसरी औरतों और लड़कियों के साथ। वो औरत परस्त था और आशा के साथ शादी से उसके मजाज की आवारगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। बहरहाल उनके यहाँ बेटी पैदा हुई। संजोग था उसके चंद माह बाद हरी डूब कर मर गया और उसके बाद हरी दयाल ने वही कुछ बताया जो अखबार में छपा था। आशा अब भी उसी बंगले में रहती है, उसने आखिर में कहा। होटल की तरफ ड्राइवर करते हुए जफर अपने पिछले जन्म की शख्सियत के मुतल्लिक मालूमात हजम करने की कोशिश कर रहा था। अगर हरदयाल ने झूठ नहीं बोला था
तो हरि कृष्ण वाकई बहुत कमीना आदमी था। इस एतबार से आवागोन का कर्मों वाला नज़रिया बातिल ठहरता था। हरि कृष्ण को अपने कर्मों के हिसाब से तो कुत्ते के रूप में जन्म लेना था, जबकि ज़फ़र को ज़िंदगी की हर आसाइश मुयस्सर थी। उसने दुख और परेशानी की शक्ल भी नहीं देखी थी। वो ये भी कह सकता था कि वो हरि कृष्ण के मुकाबले में बहुत बेहतर इंसान है। उसने कभी किसी को दुख नहीं दिया। उसे झील वाला ख्वाब याद आया। वो रात पहले उसने फिर वो ख्वाब देखा था। उसे याद था झील में उतरते वक्त वो नशे में था। आशा की गर्दन और कंधों पर नील पड़े हुए थे। वो उससे नाराज थी। उसके बाद उसने हरि कृष्ण को बड़ी सफाकी से बेदर्दी से कत्ल किया था। क्यों? क्या महज जिस्मानी तशद्दुद के नतीजे में वो इस हद तक जा सकती थी? ख्वाब में ये इशारा भी मौजूद था कि मार पीट उससे पहले भी होती रही है। उसे वो मकाल में याद आए। मुझे अफसोस है आशा, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, उसने कहा था। आशा ने जवाब दिया, मैं जानती हूँ तुम पहले भी कई बार शर्मिंदा हो चुके हो। बात कुछ कुछ समझ में आ रही थी। अब बहुत कुछ अंदाज़ा लगाकर भी समझा जा सकता था। तो मैं वो संजोगता से कई बार मिला। उन्होंने कितनी बार टेनिस खेली, एक फिल्म भी देखी। 2 बार उसने संजोगता के घर खाना भी खाया। आशा का रवैया उसके साथ ठीक ठाक था, लेकिन खिंचाव बहरहाल रहा। उसने उससे उसके काम के मतलब पूछा, कैसा चल रहा है, कब तक निमट जाएगा? मेरी तवक्का से ज़्यादा वक्त लगेगा, उसने छेड़ने वाले अंदाज में आशा को बताया। लेकिन तुम्हें तो वापस जाना पड़ेगा, आशा ने पुरख्याल अंदाज में कहा। अब इम्तिहान सर पर आ गए हैं, तुम्हारे स्टूडेंट्स का क्या बनेगा? ज़फ़र ने अंदाज़ा लगाया कि वो उसे जल्द अज जल्द रुखसत होते देखना चाहती है। वो चिढ़ गया। अगर मैं वापस गया भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के लिए जाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। आशा खामोश हो गई। इतवार की सुबह संजोगता ने उसे फ़ोन किया। आज सैर का क्या मूड है? कहाँ की सैर? एक जगह है अहंसावादी, यहाँ से 45 मील दूर होगी। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, चलो पिकनिक ही सही। ये पिकनिक वाला मामला नहीं, संजोगता ने जल्दी से कहा। मैं अपनी दादी माँ का तज़किरा किया था ना, वो वहाँ रहती हैं। माताजी हर इतवार को वहाँ जाती हैं, लेकिन आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने ये मुझ पर थोप दिया। मुझे तो वहाँ गए 1 साल से ज़्यादा हो गया और अकेले जाना कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ज़फ़र ने पूरी सच्चाई से कहा। शुक्रिया तो उसे संजोगता का अदा करना चाहिए। उसे बुढ़िया से हर हाल में मिलना था। ये आसान काम नहीं था, लेकिन संजोगता ने इतना टेढ़ा मसला इतनी आसानी से हल कर दिया था। दुर्गा देवी हरि कृष्ण के ख़ानदान की आखिरी हस्ती रह गई थी। ज़फ़र के ख्याल में एक एतबार से वो उसकी अपनी माँ भी थी, लेकिन उसके दिल में उसके ख्याल से कोई जज्बा नहीं मचला, जिससे में कोई सनसनी नहीं दौड़ी। बुढ़िया तो बस उसकी शिनाख्त के अमल में एक कड़ी थी, जो शायद किसी और खला को पुर कर सकती थी। दुर्गा देवी जहाँ रहती थी वो जगह मेन रोड से खासी दूर थी। 2 पत्थरों का बना हुआ आम सा पहाड़ी मकान था। बाहर छोटा सा बागीचा। इलाका काफ़ी बुलंदी पर था, लिहाजा इस मौसम में भी वहाँ बहुत सर्दी थी। दरवाज़ा सफ़ेद फार्म यूनिफॉर्म में मलबूस एक नर्स ने खोला। उसने फ़ौरन ही उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि सवाल या नज़रों से उन्हें देखने लगी। हमें दुर्गा देवी से मिलना है, संजोगता ने कहा। आप उनकी कौन हैं? मैं पोती हूँ उनकी। ओहो, आइए आइए। नर्स ने दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया। राहदारी से गुजर कर वो एक कमरे में पहुँचे। उस मकान की हर चीज़ से इमारत टपकती थी, लेकिन बाहर से देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अंदर उसकी आराइश ऐसी शानदार होगी। ज़फ़र को आशा का ख्याल आ गया। उसने बूढ़ी दुर्गा को उसके अकलौते जवान बेटे से महरूम कर दिया था। मैं जब भी यहाँ आती हूँ मेरे रोने को जी चाहने लगता है, संजोगता ने सरगोशी की। मैं इसीलिए बुढ़िया से डरती हूँ। ये वक्त आने से पहले ही शायद मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। ज़फ़र उसे समझाना चाहता था, दिलासा देना चाहता था। उस बूढ़ी औरत को मरने के बाद नई ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन अभी वो ये सब कुछ किसी से भी नहीं कह सकता था। वो दरवाजे में खड़े बुढ़िया को देखते रहे। एक उधेड़ उम्र नर्स चमचे की मदद से उसे खिला रही थी।
वो पतली सी कोई चीज थी, शायद मूंग की दाल या दलिया, उसे खिला रही थी। लेकिन नर्स के लिए यह बड़ा मुश्किल काम था। बुढ़िया बड़बड़ाती, कभी सर झटकती, खाना बार बार छिलक जाता। दाल या दलिया, वो जो कुछ भी था, दुर्गा देवी की ठोड़ी से बह रहा था। नर्स उसे चमका रही थी। हाँ माँ, शाबाश माँ। उसकी आवाज़ नरम और मेहरबान थी। आहट पार कर नर्स ने पलट कर देखा, लेकिन वो दुर्गा देवी बदस्तूर खला में घूरती रही। मैं इनकी पोती हूँ, संजोतिका ने कहा, और ये मेरे दोस्त हैं ज़फ़र। नर्स ने दलिये का प्याला एक तरफ रख दिया। जी आइए, मैं आपकी माता जी से तो कई बार मिली हूँ, आप पहली बार आई हैं। मैं यहाँ 1 साल पहले आई थी। जी, मुझे यहाँ आए 7 महीने हुए हैं। दादी माँ कैसी हैं? पहले ही जैसी हैं। उनका अपना एक संसार है, उसी में गुम रहती हैं, लेकिन यकीन करें, परेशान ज़रा नहीं करती। नर्स मुस्कुराई। दुर्गा देवी को अभी तक कमरे में उनकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। उसका बेतासर चेहरा ऊपर की सिमत उठा हुआ था, नजरें छत पर लगी थी। ज़फ़र उसे बगौर देखता रहा। ये कभी मेरी माँ थी। उसने दिल में खुद को याद दिलाया, लेकिन इस बार भी रहम के सिवा उसके दिल में कोई जज्बा नहीं जागा। नर्स ने दुर्गा देवी का हाथ सहलाया। मुड़कर तो देखो माँ, कौन आया है? तुम्हारी पोती, देखो ना। लेकिन दुर्गा देवी पर कोई असर नहीं हुआ। नर्स ने उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरकर नरमी से झुकाया और फिर उन दोनों की तरफ घुमाया। देखो ना माँ, तुम्हारी पोती आई है। दुर्गा ने पहली बार संजोगिता को और फिर ज़फ़र को देखा। यह किसी को नहीं पहचानती, नर्स ने कहा, लेकिन उन्हें आप लोगों की मौजूदगी का एहसास है और किसी का मिलने आना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ कहती नहीं, लेकिन मैं ये बात समझ लेती हूँ। नर्स कहते कहते रुक गई। दुर्गा देवी के चेहरे को बगौर देख रही थी, जहाँ एक गैर मामूली तब्दीली रूनुमा हुई। वो ज़फ़र को बड़े गौर से देख रही थी। ज़फ़र बेचैन होकर पहलू बदलने लगा। बुढ़िया की बड़बड़ाहट रुक चुकी थी और बेतासु चेहरा जैसे जिंदगी से जगमगा रहा था। वो निगाहों पर बहुत जोर डालकर ज़फ़र को देख रही थी, जिसकी वजह से उसकी पेशानी पर लकीरों का जाल सा बन गया था। फिर अचानक वह मुस्कुराई। हरी, उसने पुकारा, मेरे बेटे हरी। ज़फ़र जैसे अपनी जगह जम कर रह गया था। उसके रोंगटे खड़े होने लगे। उसने किन अखियों से संजोगिता को देखा। उसका मुंह खुला हुआ था और वो अपनी बूढ़ी दादी को हैरत से देख रही थी।